हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल विजन एजुकेशन पे। ठीक है, और आप लोगों को पता ही है कि ये अनलिमिटेड एजुकेशन का ही दूसरा चैनल है और अनलिमिटेड एजुकेशन पे मैं इंग्लिश में बताता हूँ। तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि सर हिंदी में बताइए, सर साइको टेस्ट हिंदी में करवाइए, क्योंकि रेलवे में इंग्लिश नहीं है। और इस वजह से अनलिमिटेड एजुकेशन पे अगर लेक्चर आता है तो साउथ इंडियन जो स्टूडेंट हैं उन्हें प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैंने सोचा कि एक अलग से चैनल बना करके यहाँ पे डाला जाए ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और आप लोग रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी या जेई किसी के लिए भी तैयारी कर रहे हो, फॉर्म भरे हो, तो इस चैनल पे मैं हिंदी में आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा लेना, ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। इससे फायदा क्या होगा कि अगर लेक्चर का पीडीएफ बोलोगे तो मैं पीडीएफ दे दूंगा। अगर कोई लेक्चर आता है चैनल पे मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो आपको पता चलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 0 है, ठीक है, ये क्लास 0 है। क्लास 0 का मतलब हुआ कि मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में टोटल 2 तरह का होता है। एक होता है आपका वॉच टेबल टेस्ट घड़ी वाला, और एक होता है आपका रो कॉलम टेस्ट। ठीक है, तो ये है आपका टाइप 1 रो कॉलम टेस्ट। तो हम लोग इसके बारे में बेसिक देखेंगे। अगर आप लोग किताब खरीद लिए हो अच्छी बात है, किरण पब्लिकेशन का किताब खरीद लेना और बीके सिंह का खरीद लेना हिंदी में। ये हिंदी में है और ये भी हिंदी में है, तो दोनों खरीद के प्रैक्टिस करो, जितना कर सकते हो करो। अंतिम स्टेज पे हो, आप लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए। और यहाँ पे ध्यान से समझो, बेसिक फंडा अनलिमिटेड एजुकेशन पे मैंने बहुत सारा लेक्चर बनाया है, तो मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है। मैं सारा एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको दे के समझा देता हूँ, क्या क्या समझोगे और कैसे कैसे समझोगे, ताकि आपको कोई दिक्कत हो ही नहीं। सबसे पहले मुझे आप बताओ, ऊपर से नीचे जाते हैं ना तो हम लोग बोलते हैं उसको स्तंभ। क्या बोलते हैं? स्तंभ। हमेशा यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से, ठीक है, हमेशा यहाँ से। आप बोलोगे सर यहाँ से नहीं करेंगे, नहीं, हमेशा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से ये पहला है, देखो यहाँ पे ये पहला है, तो ये क्या है? पहला पंक्ति का पहला एलिमेंट है, पहला पंक्ति का पहला अक्षर है। और मैं अगर आपसे बोलता हूं कि ये पहला स्तंभ, स्तंभ 1 का क्यों नंबर अक्षर है, तो आप बोलोगे कि ये स्तंभ 1 का पहला अक्षर है। समझ में आया? तो यहाँ से कोई चीज स्टार्ट होता है। अब अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो हम लोग का ये हुआ स्तंभ, मतलब स्तंभ 1 में हम लोग ऊपर से नीचे गए। अगर मैं इसमें हूं तो आप बोलोगे कि हम लोग स्तंभ 2 में, स्तंभ 2 में ऊपर से नीचे आए। अगर इसमें हो गए आप बोलोगे सर स्तंभ 3 में ऊपर से नीचे जाएंगे। तो आपको समझ में आया, ये 4 का, ये 5 का। हर बार आना नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब कुछ आपका खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं पंक्ति का। स्तंभ आपको समझ में आ गया, अब हम लोग पंक्ति का बात करते हैं। तो पंक्ति आपका ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो देखो ये पंक्ति 1 का पहला एलिमेंट है, ये पंक्ति 1 का दूसरा, ये पंक्ति 1 का तीसरा, ये पंक्ति 1 का चौथा, ये पंक्ति 1 का 5वां। मैं बोलूंगा कि पंक्ति 5 में दूसरा अक्षर कौन सा है, तो आप बोलोगे ये। मैं बोलूंगा पंक्ति 4 का पहला अक्षर, तो आप बोलोगे ये। मैं बोलूंगा पंक्ति 3 का बीच वाला अक्षर, तो आप बोलोगे ये। मैं बोलूंगा पंक्ति 2 का लास्ट में कौन है, अंतिम अक्षर, तो आप बोलोगे ये। तो आपको ये समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं विकर्ण के बारे में। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ। विकर्ण के बारे में, टोटल कितना विकर्ण होता है? टोटल होता है आपका विकर्ण का संख्या कितना होता है, टोटल विकर्ण की संख्या, तो आप बोलोगे सर 4 होता है। अब बोलोगे कैसे? तो देखो स्तंभ का 2 होता है और पंक्ति का 2 होता है, ठीक है, पंक्ति का 2 होता है। अब मैं आपसे बोलूंगा कि स्तंभ में कौन सा स्तंभ, तो हमेशा हम लोग बात करेंगे पहला, हमेशा बात करेंगे पहला। तो यहाँ पे स्तंभ 1 का पहला अक्षर
और स्तंभ 1 का लास्ट अक्षर, अंतिम अक्षर कौन है? तो स्तंभ 1 का पहला अक्षर बी और स्तंभ 1 का अंतिम अक्षर डी। ठीक है, तो पहला अक्षर से एक विकर्ण होगा, कोना कोनी जो होता है उसको विकर्ण बोलते हैं। पहला अक्षर का एक विकर्ण होगा और अंतिम अक्षर का एक विकर्ण होगा। तो टोटल कितना विकर्ण हुआ? टोटल 2 विकर्ण हुआ। ठीक है, अब देखो ये आपका स्तंभ का विकर्ण हुआ। और कैसे समझोगे कि ये स्तंभ का विकर्ण हुआ? तो दोनों तीर को देखो, दोनों तीर का एरो हेड इसको देखो, इसके बीच में आपका डिस्टेंस ऐसे है ना, तो ये लंबा लंबी क्या है? ये आपका स्तंभ है। तो हम लोग बोलेंगे स्तंभ का विकर्ण, स्तंभ का विकर्ण। ये आपका पहला विकर्ण, ये आपका पहला विकर्ण, पहला विकर्ण, और ये आपका दूसरा विकर्ण। समझ में आया? चलो, ये स्तंभ का पहला हुआ, स्तंभ का पहला विकर्ण, स्तंभ का दूसरा विकर्ण। अब चलो हम लोग बात करते हैं पंक्ति के बारे में। अब बताओ पंक्ति कौन सा पंक्ति? तो पहला पंक्ति। जिस तरह पहला स्तंभ देखे थे उसी तरह से पहला पंक्ति देखेंगे। पहला पंक्ति का पहला अक्षर ये है, तो यहाँ से कोना कोनी कौन सा विकर्ण जाएगा? तो ये जाएगा। तो ये क्या हुआ? ये हुआ पंक्ति, पंक्ति का पहला विकर्ण। समझ में आया? चलो, अब पंक्ति का अंतिम अक्षर कौन है? तो ये है। इससे कोना कोनी कौन जाएगा? तो ये जाएगा। तो ये क्या हुआ? पंक्ति का दूसरा विकर्ण। समझ में आया? चलो, अब इस हेड को और इस हेड को देखो, तीर का जो आपका ये है इसके बीच में ये है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इस दोनों विकर्ण को क्या बोलेंगे? ये दोनों विकर्ण जो है वो हम लोगों का है पंक्ति का विकर्ण। तो टोटल कितना विकर्ण हो गया? टोटल आपका 2 और 2 4 विकर्ण हो गया। 4 कौन कौन हुआ? तो एक बार मैं आपको यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ। देखो, ये आपका हुआ पंक्ति का पहला, ये आपका हुआ पंक्ति का दूसरा, पहला दूसरा, और उसी तरह से फिर से ये पंक्ति का था ना, पंक्ति का पहला था और पंक्ति का अंतिम था। अब हम लोग स्तंभ का पहला और स्तंभ का अंतिम से करते हैं, तो फिर से उसी तरह से ये जाएगा आपका ऐसे और स्तंभ का ऐसे। देखो, पहले लाल वाला 1, ये 2, ये 3, ये 4, टोटल 4 विकर्ण हो गया। अब हम लोग 1-2 चीज सीखते हैं। एक्सचेंज करना, उल्टा क्रम में करना। तो देखो, हमेशा आप कहाँ रहोगे? हमेशा आप रहोगे यहाँ, हमेशा आप रहोगे यहाँ। पंक्ति 1 का पहला अक्षर आपके लिए यहाँ से है, स्तंभ 1 का पहला अक्षर आपके लिए यहाँ से है, स्तंभ 5 का पहला अक्षर आपके लिए यहाँ से है, पंक्ति 5 का पहला अक्षर आपके लिए यहाँ से है। सब समझ में आ गया। और विकर्ण, जो ये विकर्ण होता है, तो पूरा टोटल 4 विकर्ण होता है। 4 विकर्ण में एकमात्र ये वही विकर्ण है जिसको बोलते हैं प्राथमिक विकर्ण। अब बोलोगे सर कैसे? तो ये स्तंभ का भी पहला विकर्ण है और पंक्ति का भी पहला विकर्ण है। और विकर्ण का असली मीनिंग ये होता है कि इस विकर्ण में 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर और 5 अक्षर। और इसमें देखो स्तंभ 1 पंक्ति 1, इसमें देखो स्तंभ 2 पंक्ति 2, इसमें देखो स्तंभ 3 पंक्ति 3, इसमें देखो स्तंभ 4 पंक्ति 4, इसमें देखो स्तंभ 5 पंक्ति 5। तो सेम है, बराबर है, 1 1 2 2, मतलब पंक्ति 2 स्तंभ 2, पंक्ति 3 स्तंभ 3, पंक्ति 4 स्तंभ 4, पंक्ति 5 स्तंभ 5। तो ये आपको समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूँ उल्टा लिखने का। उल्टा कैसे लिखते हैं? तो मैं बोलूंगा पंक्ति 1 को उल्टा लिखो, तो B C C D D है ना, उल्टा करना है, मतलब ये D यहाँ आ जाएगा, D, ये D यहाँ आ जाएगा, D, ये C आपका यहीं पे रहेगा, ये C यहाँ चल जाएगा और ये भी यहाँ चल जाएगा।
उल्टा, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ये हुआ उल्टा लिखना। तो कैसे किए, ये 5 को यहाँ लाए, ये 4 को यहाँ लाए, ये 3 मेरा बीच में रह गया, ये 2 मेरा यहाँ हो गया, ये 1 मेरा यहाँ हो गया। तो आप क्या समझे, आप ये समझे कि जब हम उल्टा लिखते हैं तो मेरा बीच वाला जो है सो नहीं बदलता है। समझ में आया? मैं बोलूंगा पंक्ति 5 को उल्टा लिखो तो आप क्या बोलोगे, इस तरह से, ई, ये सी यहाँ, ए यहाँ, बी यहाँ, डी यहाँ। ठीक है, चलो ये पंक्ति का था। उसी तरह से स्तंभ का बोलते हैं। मैं बोलता हूं कि स्तंभ का करना है, तो आप बोलोगे सर स्तंभ 1 का करना है, तो इसको करना है, इसको करना है, तो डी, ए, ये ए है, सी, ये ए यहाँ, और ये भी यहाँ। चाहे इसमें देखो, उसमें ए 2 था तो कंफ्यूजन हो गया, सी, बी, डी, ए, बी, है ना। तो आपको ये पता चला उल्टा कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग बोलते हैं क्या, अब हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज कैसे करेंगे, आपको पता है एक्सचेंज कैसे करते हैं? एक्सचेंज का मतलब होता है कि जैसे ये इंसान है, ये इंसान है, तो ये इसको दिया कुछ तो उसके बदले ये इसको दिया कुछ, इसको बोलते हैं एक्सचेंज। जैसे 1 2 3 है, 4 5 6 है, तो एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब होता है ऐसे, 1 के जगह 1 के जगह 4 आ जाएगा, 2 के जगह 5 आ जाएगा, 3 के जगह 6 आ जाएगा। तो हम बोलते हैं आपको कि पंक्ति 1 का पंक्ति 2 के साथ एक्सचेंज करना है। तो पंक्ति 1 का ये एलिमेंट है आपका, पंक्ति 2 का ये एलिमेंट है आपका, तो एक्सचेंज हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि बी जो है वो ए के साथ एक्सचेंज कर जाएगा, ए जो है वो बी के साथ, मतलब यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, यहाँ पे बी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ए, यहाँ पे डी। तो ये आपको पता चला। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कॉलम के बारे में। कॉलम के बारे में मतलब स्तंभ के बारे में। स्तंभ एक्सचेंज करने का मतलब क्या हुआ, तो स्तंभ 4 ये है और स्तंभ 5 ये है, इसको एक्सचेंज करना है तो ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे एक्सचेंज। मतलब ई यहाँ आ जाएगा, ये सी यहाँ चला जाएगा, ये ई यहाँ आ जाएगा, ये ए यहाँ आ जाएगा, ये सी यहाँ आ जाएगा, ये सी यहाँ आ जाएगा, ये ए यहाँ आ जाएगा, ये बी यहाँ आ जाएगा, ये डी यहाँ आ जाएगा, ये डी यहाँ आ जाएगा। तो ये आपको पता चला। अब कौन सा कॉन्सेप्ट बचा बताओ, अब कौन सा कॉन्सेप्ट बचा, तो अब एक कॉन्सेप्ट बचा क्या, डायगोनल, विकर्ण का एक्सचेंज। देखो ध्यान से, आपका अगर इस तरह से रहेगा, विकर्ण को स्तंभ के हिसाब से करना है और विकर्ण को पंक्ति के हिसाब से करना है, तो इस विकर्ण को स्तंभ के हिसाब से करना है, तो स्तंभ तो ऐसे होता है ना, स्तंभ तो ऐसे होता है और पंक्ति ऐसे होता है, ये आपको पता है। तो अगर स्तंभ के हिसाब से करना रहेगा तो इस ई को इस डी के साथ, समझो क्या बोल रहे हैं, अगर विकर्ण को स्तंभ के हिसाब से करना होगा तो ऐसे करेंगे, इस बी को इस ए के साथ ऐसे करेंगे, ऐसे मतलब समझ रहे हो, ये ए चला जाएगा इस बी के पास, ये बी आ जाएगा ए के पास, ऐसे करेंगे तो सी मेरा अकेला है, अकेला रहेगा, ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे। तो हम लोग कैसे कैसे कर रहे हैं, विकर्ण के अक्षर को हम लोग बदल रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं स्तंभ के हिसाब से। और अगर विकर्ण के अक्षर को बदलना रहता पंक्ति के हिसाब से तब कैसे करते, तो जैसे कि ये विकर्ण है और ये मान लो विकर्ण है और पंक्ति के हिसाब से, तो पंक्ति तो ऐसे होता है, तो पंक्ति के हिसाब से ऐसे करेंगे। उस टाइम ऐसे किए थे ना, लेकिन अभी ऐसे करेंगे। हमेशा जिस दो को बदलोगे, जिस दो को एक्सचेंज करोगे, उसके बीच में लाइन खींचना। अगर हॉरिजॉन्टल आएगा तो समझना कि हम लोग पंक्ति के हिसाब से कर रहे हैं, अगर वर्टिकल आएगा तो समझना कि हम लोग स्तंभ के हिसाब से कर रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। चलो
मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी पहले आप लोग बेसिक समझो, ठीक है, कि कैसे होता है। तो मैंने आपको सारा बता दिया। अब मैं आपसे बोलता हूं कि आप, हाँ, एक होता है क्रॉसिंग, क्रॉसिंग होता है, समझना ध्यान से। क्रॉसिंग, क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है, आप इधर से जा रहे हो, कोई इधर से आ रहा है, तो आपको यहाँ पे काट दिया, टच कर गए तो क्रॉस कर गए, क्रॉसिंग बोलते हैं। तो मैं बोलूंगा पंक्ति 2 और स्तंभ 2 का क्रॉसिंग, तो आप बोलोगे ये। मैं बोलूंगा पंक्ति 5 और स्तंभ 4 का क्रॉसिंग, तो बोलोगे पंक्ति 5 तो ये है और स्तंभ 4 मेरा ये है। कहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा। मैं बोलूंगा पंक्ति 3 और स्तंभ 5, तो आप बोलोगे सर पंक्ति 3 ये है और स्तंभ 5 ये है, यहाँ पे कटा। तो जहां पे कटेगा उसको बोलते हैं क्रॉसिंग। तो क्रॉसिंग का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। चलो अब बोलते हैं बाएं दाएं का कंसेप्ट, ऊपर नीचे का कंसेप्ट। आप यहाँ पे हो, मैं बोलूंगा आपको ऊपर जाना है, तो ऊपर ए भी है और ऊपर बी भी है। क्या करोगे, सिर्फ ऊपर जाना रहेगा, ठीक ऊपर। तो ठीक ऊपर है ए, ठीक ऊपर है ए, जैसे यहाँ सी है, ए है, बी है, तो ठीक ऊपर, ठीक ऊपर सी के ठीक ऊपर क्या है, ए है, और सी के सबसे ऊपर क्या है बताओ, सबसे ऊपर तो बी है। समझ में आया। चलो आप यहाँ पे हो, ठीक नीचे तो ई है, ठीक ऊपर सी है, सबसे ऊपर डी है। ये समझ में आया। चलो आप यहाँ ए के पास हो, ए के ठीक बाएं तो बी है, ए के ठीक दाएं तो बी है, ए के सबसे दाएं तो ए है, ए के सबसे बाएं ए है, डी के सबसे लास्ट में, डी के सबसे दाएं ई है। समझ में आ रहा है। डी से 2 दाएं, डी के बाद 2 दाएं बाएं, कैसे समझोगे बताओ। के और से का मतलब आपको पता है, नहीं पता है, तो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। एक होता है के और एक होता है से, तो यहाँ पे अच्छे से समझना के और से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत बनेगा। तो एक होता है के, एक होता है से। तो से का मतलब क्या होता है और के का मतलब क्या होता है। के का मतलब होता है एक्सक्लूड, ऑफ, के का मतलब होता है ऑफ, और से का मतलब होता है फ्रॉम, फ्रॉम, फ्रॉम इसमें इंक्लूड, इंक्लूड। इसका मतलब क्या होता है, से रहेगा तो शामिल करना है, से रहेगा तो शामिल करना है, और के रहेगा तो छोड़ देना है, छोड़ देना है। ये आपको समझ में आया। देखो मैं बोलता हूं कि आप पंक्ति 1 और स्तंभ 1 के अक्षर पे हो, तो पंक्ति 1 और स्तंभ 1 के अक्षर पे आप हो। बी के 2 दाएं, समझो क्या बोल रहे हैं, बी के 2 दाएं, दाएं तो बी के एक दाएं सी और दूसरा दाएं सी, तो मेरा सी हो जाएगा। मैं बोलता हूं बी से 2 दाएं, अब बताओ क्या करोगे। तो बी से है ना, तो से रहेगा तो शामिल करेंगे, तो बी एक हो गया और दूसरा सी हो गया। नहीं समझ में आया ना। चलो पंक्ति 4 में हो, पंक्ति 4 और स्तंभ 1 में हो, तो कहाँ पे हो, यहाँ पे हो, ठीक है। चलो ए से 2 दाएं, ए के 2 दाएं, दोनों का मतलब समझो। ए से रहेगा ना तो साथ कर देंगे, से रहेगा तो साथ कर लेंगे, गिन लेंगे। तो ए से 2 दाएं, तो ए को साथ कर लेंगे, तो एक तो ए हो गया और दूसरा ए हो गया, तो आपका ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये वाला ए, और ए के 2 दाएं, के रहेगा तो छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, तो एक के 2 दाएं, तो ए को छोड़ दिए, अब 2, एक ये और दूसरा ये, तो ये वाला ए यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। किस्मत से दोनों जगह ए आया, तो ये मत समझना कि सेम ही आया। यहाँ जो ए आया वो ये वाला है, और यहाँ जो ए आया वो ये वाला है, और ये बहुत भारी कंसेप्ट है।
काफी लोगों को समझ में नहीं आता है। तो कोई बात नहीं है घबराने का, इतना ज्यादा मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, इतना ज्यादा मैं सेट लगवा दूंगा कि आपका हो जाएगा। और क्वेश्चन मैं कहाँ से ला रहा हूँ ये आप लोग जान जाओ। मैंने टेस्ट सीरीज एक अवेलेबल करवाया हुआ है, जिसका भी है कंपनी का, जिस कंपनी का टेस्ट है उससे बात करके टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाया हुआ है। उसमें 40 टेस्ट रहेगा आपका, पूरा का पूरा फुल टेस्ट, 5 तरह का टेस्ट 40 रहेगा टोटल। और उसके बारे में अगर आप लोग लिए हो अच्छी बात है, और अगर नहीं लिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ, अच्छे से देख लो कैसे कैसे करना है, क्या करना है, फिर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा और उसके बाद आप लोग टेस्ट देना। तो उसी टेस्ट में जो आपका ये क्वेश्चन है टेबल टेस्ट का और घड़ी का, तो वो मैं करवा दूंगा, ठीक है, उसी टेस्ट से मैं करवा दूंगा। काफी लोग बोल रहे हैं उस टेस्ट का सर करवा दीजिए, तो उसी टेस्ट का मैं आपको करवा दूंगा। तो अगर टेस्ट लोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। और टेस्ट देना तो स्क्रीनशॉट टेबल टेस्ट का खींच के रख लेना, ताकि जब मैं डिस्कशन करूंगा तो आपको मिलाने में आसानी होगा। तो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं, और टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट का टेबल टेस्ट का लेक्चर इसके जस्ट बाद आपका आएगा। तो अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।